कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। वसुधा जी का असमंजस भरा चेहरा देख प्रिया मुस्कुराकर बोली, क्या बात है नंदोई जी, लगता है बिना प्याज लहसुन का खाना सिखा दिया है हमारी ननद रानी ने आपको, वरना आपके घर में तो नॉनवेज खाते हैं सब। हाँ बनता है पर मैं नहीं खाता, वो बोला तो एकदम से पूरा घर उसकी बात पर उसकी तरफ देखने लगा। पर वो तो अर्धांग था, सबको हैरान छोड़ खाना खत्म कर सीधे से बेशर्मी के साथ उस रूम की तरफ बढ़ गया जहाँ गौरांगी थी। गौरांगी जो अभी पसीने से भीगी हुई, उसके सारे कपड़े धुलकर छत पर सुखाकर बाल्टी वॉशिंग मशीन के पास रख कर जैसे ही पीछे मुड़ी, अर्धांग ने उसे बाहों में भरा और बिना मौका दिए उसके गाल, होठ, आंखें सबको चूमता चला गया। दूर हटो, 2 दिन नहीं हुए थे मुझे यहाँ आए हुए, इन 2 दिनों में इतने कपड़े पहन लिए तुमने, और उस पर सारे गंदे कपड़े पैक करके अच्छे से यहाँ ले आए ताकि मैं ये सोचूं कि सारे कपड़े तो धुले हुए ही हैं। अलमारी से साफ कपड़े पैक क्यों नहीं किए? वो झल्लाती हुई बोली। उसके जूड़े में बिखरे हुए बाल और कंधे से कमर तक बंधी हुई चुन्नी देख अर्धांग ने एक बार फिर पूरी शिद्दत से उसे खुद में जकड़ा। देख नहीं रहे पूरे पसीने से भीगी हुई हूँ, हटो, कुछ तो शर्म करो, कोई आ जाएगा। मुझे नहीं आती शर्म, मुझे नहीं आती शर्म, वो तुम कर लेना। और सुनो, मैंने अलमारी खोल कर कपड़े नहीं निकाले, तुम्हारे भाई ने मुझसे कहा तो मैंने बेड पर जितने कपड़े थे समेट कर बैग में ठूसे और आ गया। गंदे थे तो तुम घर जाकर चेंज कर लेती, कितना दूर है यहाँ से? हाँ, जैसे कि ये कपड़े तो मुझे कभी धुलने होते ही नहीं, वहाँ धोबी आता है ना, धुल जाते। ऐसे कैसे? अच्छा तो नहीं लगता ना, सब क्या सोचते कि मैं इतना भी नहीं कर सकती? इस बार वो थक कर उसके सीने से सर टिका कर बोली। जानती थी जब तक उसका मन नहीं होगा छोड़ेगा तो वो है नहीं। मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊँगा, अपना ध्यान रखना, मैं फ़ोन करूँगा। वो अभी भी उससे लगी हुई खड़ी थी कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ से दोनों अलग हुए। ये कान्हा की आवाज़ है ना? हाँ, हो गया होगा कुछ उसके और बुआ के बीच में। माँ, मैं इनको एक दिन लेकर जाऊंगा और जानबूझकर खुआ कर आऊँगा, कान्हा आंगन में खड़ा ललिता बुआ से बोला। अच्छा, जैसे कि मुझे तो अपने घर का पता याद ही नहीं है, खुद से आ जाऊंगी। हाँ, तो आपको खोने से पहले आपके सर पर एक बड़ा सा पत्थर भी मारूंगा ना, जोर से, जिससे आपकी याददाश्त चली जाए। वो होता नहीं आपके उन बेकार के सीरियल में। सीढ़ियों से गिरकर पत्थर से सर फूटकर वो हाथ नचाकर बोला तो कमरे के दरवाजे पर खड़े अर्धांग को भी कुछ देर रुकना पड़ा। वो सब झूठ होता है, हकीकत में किसी की याददाश्त नहीं जाती कान्हा, सिर्फ हॉस्पिटल का खर्चा ही बढ़ेगा और फिर ये सुपर्णखा बुआ अपने भाइयों से कहकर तुम्हारी नाक कटवा देती। कुछ और सोच। अनुराधा जो अब तक चुप थी तुरंत बोली। पर नाक तो सुपर्णखा की कटी थी ना कायदे से, सुप्रिया उसे क्लियर कर बोली, ये जानते हुए भी कि अभी बात उसकी माँ की हो रही थी। बस ललिता बुआ से लड़ते टाइम वो भाई बहन एक हो जाते थे कभी कभी। अरे, इनका तो सर फूट चुका होता तो नाक कान्हा की ही कटेगी, वो भी उसे अक्ल देते हुए बोली। तो फिर ऐसा करता हूँ, इनका पासपोर्ट और वीज़ा बनवा कर विदेश ले जाकर इनका पासपोर्ट और वीज़ा लेकर इंडिया वापस आ जाता हूँ। फिर वहाँ की पुलिस इन्हें फ्रॉड केस में जेल ले जाएगी और फिर कभी ये वापस नहीं आ पाएंगे। कान्हा दिमाग लगाता हुआ दोबारा अनुराधा से बोला। हाँ, आइडिया तो सही है, पर ये बता, पैसे हैं तेरे पास इतने? वही तो प्रॉब्लम है, वो बड़े दुख से बोला। देखा देखा तुम दोनों ने विविधा वसुधा, कैसे ये सब नास पीटे मुझे घर से निकालने के मंसूबे बना रहे हैं। इतनी अखड़ती हूँ मैं इन्हें, एक बार इस मुई सुप्रिया के हाथ पीले कर दूँ, फिर चली जाऊँगी यहीं किसी आश्रम में। कान्हा की नगरी में कभी थोड़ी ना है मुझ जैसी बुढ़िया के लिए, कहीं जगह मिल ही जाएगी। वो पल्लू मुंह पर लगाकर बोली। देखा, कहा था मैंने, ये फालतू के टीवी सीरियल देख देख कर कितनी नौटकी हो गई हैं। एक आंसू तक नहीं है, फिर भी मुंह के एक्सप्रेशंस तो देखो। कल ही तुम्हारी वो क्रीम लेकर आया था ना, जिसका कवर तक तुम संभाल कर रखती हो, उसका एक नाम भी है कमीने। मुद्दे पर आ जाओ, यहाँ अभी मैं पार्लर पार्लर नहीं खेल रहा, वो चिढ़कर बोला तो अनुराधा के साथ साथ बाकी सब ने भी उसकी अतरंगी बात पर कान लगा दिए। उसको देखकर इनकी आंखों की चमक मुझे अभी भी याद है, और जानती हो ये चोरी चोरी लगाती भी हैं तुमसे नज़र बचाकर। वो उनकी पोल पट्टी खोल बोला।
अजीब रिश्ता था उनका कान्हा से, ना जाने क्यों उसे राजदार बना देती थी वो अपनी हर बात का, जबकि जानती थी वो मुंह फाड़ फाड़ कर गाएगा ये सब। बुआ, अनुराधा आंखें फाड़ कर बोली। तो मेरे भाई की कमाई है, कुछ भी करूं? ललिता भी कहाँ कम थी। कान्हा अभी कुछ और कहने आगे बढ़ा ही था कि अर्धांग जो दरवाजे पर खड़ा था अभी उस अतरंगी माहौल को देख ही रहा था, उस पर नज़र पड़ते ही विविधा उसके सामने आ गई। चुप कर जा, घर में मेहमान है, वो आंखें तरेर कर बोली। और जाओ, बुआ को लेकर जाओ बाजार, वो हुक्म सुनाकर बोली तो वो बात जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर आकर रुक गई। कान्हा अभी तक उनसे इसी बात को लेकर ही लड़ रहा था। नहीं, वो मिनमिनाया, अभी तक यहीं हो तुम, गए नहीं? गौरांगी जो अब तक नहा चुकी थी उसके पास आकर बोली। उसकी वो भीगी भीगी सी रंगत देख अर्धांग ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा। नहीं, बस ये कान्हा ऐसे ही लड़ता है बुआ से, इससे भी ज़्यादा। और जानते हो ये अकेला नहीं है, कुलवंती माँ के साथ बुआ को लड़ते देखा है कभी? हाँ, आई थिंक एक बार। ओ गॉड, वो गहरी सांस लेकर बोला। अब जाओ, जल्दी आ जाना, वो प्यार से बोली तो अर्धांग आगे बढ़ा। चलिए बुआ, कहाँ चलना है? मैं आपको छोड़ देता हूँ, अर्धांग आंगन से गुजर कर बोला। सच में? वो जल्दी जल्दी लड़ाई भूल खुश होकर बोली। क्या जीजू, इन्हें लेकर जाएंगे? पूरा दिन एक ही दुकान पर बार्गेनिंग करेंगी, आसपास के लोग आपको देखते हुए नहीं घूरते हुए जाएंगे, फिर गले तक ठूस कर गोलगप्पे खाएंगी और सूखी पापड़ी के लिए उस दुकान वाले का सर खाएंगी, और फिर घर पर आकर मुझे तो बेचैनी हो रही है, लगता है मेरा बुलावा आ गया है, अरे खबर कर दो सबको। विविधा, और तो कुछ ना है मेरे पास, तो कंगन है सोने के, बेचकर चारों लड़कियों के लिए कुछ बनवा देना, और मेरे मरने के बाद मेरी 13वीं पर छोले मत बनवाना। कान्हा डिट्टो ललिता बुआ की एक्टिंग करके बोला तो इस बार अर्धांग खुलकर हंस दिया। आज पहली बार उसकी खनकती हुई हंसी की आवाज़ सुन गौरांगी ने आंखों ही आंखों में उसकी नज़र उतार ली। मैं अकेले नहीं जा रहा, तुम चलो, उधर से बुआ को वापस तो तुम्ही को लाना है ना। जीजू आप भी, मैं तुम्हें नया वीडियो गेम दिलवा दूंगा। और इस बात का असर तुरंत उस पर हुआ। अर्धांग आंखों ही आंखों से गौरांगी से बात कर बाहर निकल गया। पर अभी तो और भी पटाखे थे, ऐसे ही नहीं, दो अलग अलग सोच रखने वाले परिवार एक साथ होंगे। गौरांगी, क्या कर रही हो? चलो, बारात आ गई है। आराधना जल्दी से गौरांगी के पास आकर बोली। वो अभी अभी कुकूत को तैयार कर सार्थक को देकर आई थी, जो अभी ही आए थे। हाँ दीदी, बस मैं तो तैयार हो गई, पर पता नहीं मेरा पति कहाँ लापता हो गया है, वो झुझला कर बोली। यह सुप्रिया की शादी में उसने काफ़ी मदद की थी घर वालों की, पर अभी भी उसका कोई फ़ोन आया तो वो उसे 2 मिनट का बोलकर गया था, अभी तक नहीं आया। गौरांगी कई बार उसका फ़ोन भी ट्राई कर रही थी पर लग ही नहीं रहा था। देख गौरांगी, तेरे ससुराल वाले भी आए हैं, और जानती हो ना ललिता बुआ को, उनकी तेरी सास से बिल्कुल नहीं बनती। तो अभी के लिए तू चल, अर्धांग आएगा तो सबसे पहले तुझे ही ढूंढेगा, पता है ना तुझे। अच्छा ठीक है, चलिए। वो कुछ सोचकर बाहर आ गई। जगमोहन जी ने खुद आगे बढ़कर जोरावर चौधरी को आमंत्रित किया था, तो उसी के अनुसार आज कुलवंती, अभियंता, संग्राम और विक्रम और बाकी सब छोटे भी शामिल हुए थे। और उम्मीद के मुताबिक बारात स्वागत के साथ ही अनुराधा, आशीष, कुलवंती और ललिता अपना मोर्चा संभाल चुकी थी। कपड़े क्या मांग कर पहने हैं? आशीष ने अनुराधा के ज़मीन में लगते हुए खूबसूरत से पर्पल कलर के गाउन को देखकर कहा। आंखें क्या घर पर रख कर आए हो? इसे स्टाइल कहते हैं। अब फुटो यहाँ से, वो तपाक से बोली। बाकायदा बुलाया गया हूँ तो तुम फुटो यहाँ से और जाओ, मेहमान नवाजी करो हमारी। आंखों के साथ साथ दिमाग भी घर पर रख कर आए हो, कम उम्र के चाचा। यस स्वीट हार्ट, क्योंकि जिनका ऊपर का माला खाली होता है उनसे बात करने के लिए दिमाग घर पर ही छोड़कर आना पड़ता है। अरे वाह, हर तरफ फ्री का एंटरटेनमेंट। कान्हा जो अभी अभी हलवाई के पास से आ रहा था, अनिमेष और नेहा के पास बैठकर बोला, जो हाथ में पॉपकॉर्न और आइसक्रीम पकड़े फैले बैठे उन्हीं की लड़ाई देख रहे थे। कहीं और भी कुछ हो रहा है क्या? अनिमेष वैसे ही बैठे हुए बोला। हाँ, आपको नहीं पता, मेन पंडाल में कुलवंती आंटी और बुआ के बीच वर्ल्ड वार का शीत युद्ध चल रहा है। हो सकता है शादी होते होते मामला गर्म हो जाए। क्या सच में? नेहा और अनिमेष खाना छोड़ उसकी तरफ पलट कर बोले।
अब मैं क्या झूठ बोलूँगा भाई, वो उन्हीं की टोली में आकर बोला। देखो ध्यान रखना, मामला जैसे ही माहौल गर्म हो एक दूसरे को बता देना। क्या बता देना है? सामने हाथ बांधे खड़ी सोना बोली तो वो तीनों सकपका गए। कुछ नहीं डार्लिंग, मैं तो कान्हा से कह रहा था कि जैसे ही खाना गर्म हो तो बता देना, वो बोला और कान्हा को इशारा कर उसे लेकर साइड निकल गया। सर, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मुझे घर पर ज़रूरी पहुंचना है। पर अर्धांग, जानते हो तुम्हारा जैसा काम कोई नहीं कर पाएगा। गाड़ी में बैठा हुआ एक 50-55 साल के शख्स ने मुड़कर उससे कहा, जो अपनी पर्सनालिटी से अच्छे अच्छे को इस उम्र में भी मात दे सकता था। अर्जुन शेखावत नाम था उनका, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और अब क्राइम ब्रांच के हेड थे। अर्धांग ने उन्हीं के साथ काम करना शुरू किया था और अब तक ना जाने कितने केस और जोरावर चौधरी के कितने अनलीगल काम वो लीगल करवा चुका था बिना उनके जाने। ऐसा ही था वो, उसके बारे में कोई जान ही कहाँ पाता था अब तक। अर्धांग, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने तुम्हारे लिए कौशिक को भी यहाँ अपॉइंट किया है और फिर मैंने कभी टोका है तुम्हें? अपनी मर्जी के मालिक हो, समझाओ इसे कौशिक। वो झल्ला कर पीछे मोबाइल में गेम खेलते हुए कौशिक से बोले तो वो सब पका गया। मैं क्या कहूँ सर, मेरी कौन सुनता है? अर्धांग वो थक हार कर थकी हुई आवाज़ में बोले, सर मैं आपसे कल मिलता हूँ बोल उसने गाड़ी उनके घर के आगे रोक दी तो वो वार्निंग देते हुए नीचे उतर गए। क्या भाई भाभी ने मना किया है जो ये कारनामे करने लगे हो? क्या भाई भाभी ने मना किया है क्या जो ये कारनामे करने लगे हो? कौशिक पीछे वाली सीट से आगे आता हुआ बोला तो अर्धांग की आंखों में गौरांगी का चेहरा घूम गया। हल्की मुस्कुराहट उसके होठों पर सज गई। नहीं, यही तो उसकी अदा है, पूछती ही कहाँ है वो मुझसे कभी कुछ। क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, कभी नहीं जानना चाहती है वो। प्यार भरोसे की नींव है और वो नींव मेरी गौरांगी ने हमेशा मेरे लिए मजबूत रखी। जब लोग कुछ भी कहते थे मेरे लिए, तब उसकी नज़रें किसी और ही बात पर खफा होती थी मुझसे। मेरी ज़िंदगी है वो और अब बस कुछ दिन मैं उसे देना चाहता हूँ अपने। वो मांगती नहीं है, फिर भी मैं स्वार्थी होना चाहता हूँ। कौशिक उसे देख मुस्कुराया। सच में प्यार ज़िंदगी जीना सिखा देती है, उसका एग्जाम्पल आज उसके सामने था। अपनी ही धुन में रहने वाला अर्धांग आज खुद के लिए स्वार्थी हो रहा था, वरना जब से उसने उसे जाना था वो जिंदगी को जी नहीं ढो रहा था। अपने ख्याल झटक कर वो धीरे से बोला, क्या बात है, प्यार हो तो ऐसा। अब प्लीज़ घर छोड़ देंगे मुझे भी, आपसे तो सर कुछ नहीं कहेंगे, मुझे कल पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ेंगे। नहीं, मुझे लेट होगा, वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर बोला। तो कौशिक आंखें फाड़ कर बोला, तुम चल रहे हो मेरे साथ शादी में? वैसे भी मेरी बीवी बहुत नाराज़ हो गई होगी अब तक। 10 मिनट का बोल 1 घंटा लेट हूँ मैं। पर चलो घर में बोल दूंगा अर्जुन सर को। अर्धांग ने उसके मुंह खोलने से पहले ही कहा तो वो मन में सोच कर बैठ गया। कहाँ चले गए थे? तुम्हारा यही रहता है, क्या मजाल है कि मैं कुछ और कर पाऊँ। अब वहाँ सब लोग जयमाल के लिए तैयार हो चुके हैं और मैं यहाँ तुम्हारे कपड़े निकालती घूम रही हूँ। गौरांगी उस पर झल्लाती हुई उसके कपड़े निकाल रही थी अलमारी से, क्योंकि अर्धांग आते ही उसे पकड़कर अपने साथ वापस घर ले आया था और अभी वो कपड़े निकाल रही थी और वो बेड पर अध लेटा उसे ही देख रहा था। डार्क रेड जॉर्जेट साड़ी, खुले लंबे बालों के बीच झलकता हुआ सिंदूर, माथे पर बिंदी, नाक में नथ जो बोलते हुए उसके सुर्ख होठों को छू रही थी, गले में बेहद खूबसूरत कुलवंती का दिया हुआ नेकलेस, उस पर मंगलसूत्र और हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ। अब उठो, पहन लो कपड़े। गौरांगी उसके करीब आकर बोली तो अर्धांग ने वैसे ही उसकी कमर में हाथ डाला और वो सीधा बेड पर, हाँ पहन लूँगा, वो पहनी हुई शर्ट के बटन खोलते हुए बोला। उसकी आंखों में उतरी हुई खुमारी गौरांगी को साफ समझ आ रही थी। अभी कुछ नहीं मिलेगा और हमेशा मुझे दोबारा तैयार होना पड़ता है तुम्हारी वजह से, आज नहीं। चुपचाप उठो और कपड़े पहनो। वो उसके होठों पर हाथ रख कर बोली, करने दो वरना सोच लो मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। वो आंखों में उतर आई जिद से बोला, धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं, बता रहा हूँ बस, बाकी मैं क्या कर रहा हूँ ये तुम्हें अच्छे से पता है। मैं पूरे 10 दिन बात नहीं करूँगी तुमसे, हिम्मत नहीं है तुम्हारी। मैं घर वापस नहीं आऊँगी, मैं भी यहीं रहूँगा तब तक। हटो, बहुत बुरे हो तुम। वो उसकी जिद से बेबस होकर बोली तो वो मुस्कुराकर उसके लबों पर झुक गया।
अच्छा सुनो, सिर्फ किस करके जाने दोगे, बाकी बाल मत खराब करना प्लीज़, वो आंखों से इल्तिजा कर बोली। तो उसने अपने होठ उसके माथे पर रख दिए और जैसे ही हटने को हुआ गौरांगी ने उसके कंधे पकड़ लिए। उसकी ग्रेनिस आंखों में उसके लिए भरी हुई मोहब्बत, वो उसके आगोश में आकर बिखरी हुई उसकी शख्सियत, वो खुद उसके प्यार में खुद बेबस हो जाया करती थी। सोच लो, वो इसका इशारा समझकर बोला। सोच लिया कहकर उसने पलकें झुका दी। औरत का सबसे बड़ा श्रृंगार उसका पति होता है, शास्त्र हमें इसका ज्ञान देते हैं। और वही श्रृंगार जब वो स्पर्श से महकता है तो सौभाग्य बन जाता है, जो नसीब से होता है। वरना दुनिया कितनी भी आगे बढ़ जाए, ये सौभाग्य अगर एक औरत से छिन जाए तो औरत के श्रृंगार से एक सबसे बड़ी चीज़ छिन जाती है, वो है उसके चेहरे पर झलकती हुई मोहब्बत की तपिश। जो नहीं है तो सब शून्य है, मतलब हद है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मेरे मामा की शादी हो रही है, जो जैसे ही आऊँगा वैसे ही आकर सब मुझे हाथों हाथ ले लेंगे। इन अर्धांग भाई साहब के चक्कर में एक दिन मैं पागल ही हो जाऊंगा। कौशिक, जो कब से एक तरफ बैठा अर्धांग पर अपनी खुन्नस निकाल रहा था, उठकर पानी के काउंटर की तरफ जाते हुए बोला, क्योंकि अर्धांग तो उसे छोड़कर पिछले काफ़ी टाइम से गायब था। अरे संभाल कर। वो जैसे ही कुछ देर आगे बढ़ा, एक हाथ में आइसक्रीम दूसरे में कोल्ड ड्रिंक पकड़े हुए नेहा से जाकर टकरा गया और उसके चलते सारी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक उसकी शर्ट पर। सॉरी सॉरी, आपके कपड़े खराब हो गए। वो जल्दी से संभालती हुई अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोल उसकी तरफ देखकर बोली। कैसा बेहुदा सवाल है, वो बोला तो बहुत झल्ला कर, पर जैसे ही उसकी नज़र सामने गई बाकी शब्द मुंह में ही रह गए। वो डार्क ब्लू कलर का सूट पहने अपनी शरारत से भरी आंखों के साथ उसकी पहली नज़र में दिल धड़का गई। देखिए, पूरी गलती मेरी नहीं थी, वो तो गलती से हो गया, वो एक उंगली उठाकर बोली। तो कौशिक को कुछ समझ नहीं आया, वो तो बस उसे ही देख रहा था। उसे यूं खुद की तरफ देखते देख कुछ पल नेहा थमी। वाइट शर्ट, नीचे ब्लैक पैंट, जिम मेंटेन बॉडी और चेहरे पर एक कशिश देख कर ही उसे लग रहा था यूं ही आवारा घूमने वाला तो वो नहीं था। आप आवारा हो? व्हाट? कौशिक चिल्ला उठा। मतलब आई मीन आप कौन हो? भाभी की तरफ से होंगे, मैं भी कैसा सवाल कर रही हूँ। वो जल्दी जल्दी हाथ पकड़े रुमाल से उसकी शर्ट को साफ कर बोली। कोई भी हूँ, पर आवारा तो बिल्कुल नहीं हूँ, पर तुम कुछ भी बोल सकती हो। वो कुछ अर्थपूर्ण नज़रों से उसे निहार कर बोला। तो वो जो उसके इतने करीब थी तुरंत पीछे हो गई। उसकी नज़रों का ताव उसके शरारत से भरे फेस पर कोई अलग ही रंग ला रहा था। हो गया, बोल। वो जल्दी से उसके साइड से निकल गई। हाँ बस हो ही गया, वो मुस्कुराकर उसकी पीठ देखकर बोला और फिर कुछ देर देखता रहा। बहन है मेरी। जैसे ही ये आवाज़ आई उसने मुड़कर देखा। अर्धांग अपनी शर्ट के स्लीव्स को पलटता हुआ उसके करीब ही खड़ा था। कौशिक की काम और आंखें सब छुट्टी पर चले गए। हाँ तो मैंने कुछ नहीं किया, अब ऐसा भी नहीं है, पुलिस वाला हूँ, कुछ तो मेरी इज्जत रखो, या फिर अपनी बहन की तरह तुम्हें भी मैं आवारा लगता हूँ? वो तो वक्त बताएगा, अब चलो। वो गहरी सांस लेकर बोला। कहाँ? अब इतनी देर से तो तुम मुझे कोस रहे थे कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तो अब साथ में लेकर चल रहा हूँ। सच बताओ अर्धांग, सीसीटीवी कैमरा फिट कर दिया है? मुझे लगता है तुमने मेरी शर्ट में। हर बार जो सोचता हूँ पहले ही जान लेते हो। बिल्कुल, अभी और भी कुछ जान गया हूँ, बताऊँ? नहीं, वो जल्दी से बोला और उसके साथ आकर खड़ा हो गया। जयमाल संपन्न हुआ और ब्रह्म मुहूर्त के साथ सुप्रिया और दीपक का विवाह संपन्न कराने लगे पंडित जी। और उधर कुछ और ही माहौल बना हुआ था ललिता और कुलवंती के बीच, पर इस बार अलग ही रंग समेटे हुए था। नींद से झोंके ले रहे दोनों के घरों के बच्चे अपनी अपनी पोजीशन में आ चुके थे। कहो कैसी रही ललिता? तुम तो हमारे घर का पानी तक ना पीती, अब तो हमारे ही बेटे को घर में बिठाए हुए हो। इतना ना इतराओ, तुम्हारे घर का बेटा अब हमारे घर के रंग में रंग गया है। जानती नहीं, हमारी बेटी के लिए उसने वो मांस मच्छी सब छोड़ दिया है। वो मुंह बनाकर घमंड से बोले। अच्छा, तो क्या वो इस घर का नहीं रह गया? भूलो मत, गौरांगी हमारी बहू है, जो कहूँगी सो करेगी। हाँ तो तुम भी ना भूलो, वो जहाँ होगी हमारा दामाद वहीं जाएगा। आखिर मुँह ही मुँह देखता है तुम्हारी उसी बहू का, जो हमारी ही बेटी है। अकड़ो मत ललिता, मना कर दूंगी, अपनी बहू बेटे को आने ना दूंगी यहाँ।
जो माहौल अब तक शीत युद्ध का था अचानक उफान पर पहुंच चुका था। ओ हो, तुम कहोगी और हम ऐसा सह लेंगे, कमज़ोर नहीं है, घर से लेकर आएंगे। ललिता का अगला वार हुआ। वाह, एक ललिता पवार दूसरी बिंदु, घर में ही सिनेमा हॉल। वैसे क्या लगता है अनिमेष भाई, कौन जीतेगा इनसे? क्या सर फूटेगा या हाथ, या फिर ताऊजी आकर सब रुकवा देंगे और हमारा मज़ा खराब हो जाएगा? कान्हा, जो अब कुर्सियों के पहाड़ पर बैठा नींद के झोंके ले रहा था, तुरंत एक्शन में आकर बोला, क्या पता। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे ताऊजी अभी कहाँ हैं? वो इसके बाद कोई रस्म होती है ना जिसमें दांत पीस पीस कर लड़की वाले लड़के वालों को गिफ्ट देते हैं और लड़के वाले अरे अरे इसकी क्या ज़रूरत है बोलते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, कब तक यहाँ मंडप तक आएंगे? अनिमेष उसकी बात समझ अगला सवाल कर बोला, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। अर्धांग, जो गौरांगी को ढूंढ रहा था, वहाँ आकर उस मनोरंजन कंपनी के पास आकर बोला, जहाँ कान्हा कुर्सियों के पहाड़ पर, अनिमेष और नेहा कुर्सी के सामने एक कुर्सी रख पैर फैलाए हुए, अनुराधा और आशीष, जो एक दूसरे से कट्टर दुश्मनी निभाते हुए एक दूसरे से विपरीत बैठे हुए थे। हम बैठे हैं भाई, आशीष बोला। दिखाई दे रहा है मुझे, कर क्या रहे हो? टीवी देख रहे हैं भाई, आशीष फिर उसी टोन में बोला तो अर्धांग ने मुड़ कर देखा, जहाँ एक तरफ ललिता, कुलवंती, अभियंता और सोना साथ में बैठे हुए मामला संभाले हुए थे और माहौल काफ़ी गर्म था। आसपास मेहमान भी उनकी ही लीला का आनंद ले रहे थे। वसुधा परेशान परेशान घूम रही थी। सिर्फ पंडित जी और उन्हें छोड़ बाकी सब उन्हीं को देख रहे थे। बुआ, माँ, उसने आगे बढ़कर उन्हें घूर कर देख कर कहा था, तो दोनों ने एकटक उसकी तरफ चुप होकर देखा। जी दामाद जी, ललिता बुआ तुरंत बोली, तो कुलवंती तो मुंह 10 कोने का बनाया। आप लोग अलग अलग बैठिए, अभी के अभी, वो आर्डर देता हुआ बोला। सुना नहीं दामाद जी ने क्या कहा? हाँ तो जाओ तुम। कुलवंती यूँ तो ना पीछे हटती। कान्हा, अर्धांग ने इस बात पर भी उन्हें मैदान में उतरते हुए देखा तो कान्हा को आवाज़ दी, तो वो जल्दी से उतरता हुआ उसके पास आया। बुआ को लेकर जाओ, अभी सुबह का 5 बजा है। जीजू, पागल खाना कहाँ खुला होगा? वो घड़ी की तरफ देख कर बोला तो पीछे बैठी पूरी नाटक मंडली एकदम हंस पड़ी और साथ में कुलवंती भी मुंह में हाथ लगाकर हंस पड़ी, जो देख ललिता जल भून गई। अर्धांग ने एक घूरती हुई नज़र सब पर डाली तो सब धीमे धीमे शांत हो गए। चलिए बुआ, कान्हा जल्दी से आगे बढ़कर बोला तो पीछे से अर्धांग का इशारा समझ अनिमेष भी कुलवंती के पास गया। उधर प्रिया और केशव के साथ मिलकर गौरांगी सगुन के कुछ सामान पैक करवा रही थी जो रह गए थे, और सुबह विदाई के वक्त वो सुप्रिया के साथ जाने थे। आराधना कुकू को लेकर सुलाकर जगमोहन और सार्थक के साथ बरपक्ष की तरह सुबह के कलेवा की तैयारी देख रही थी। शुक्र था अर्धांग का, जो वक्त रहते उसने मंडप के नीचे लाइव टेलीकास्ट खत्म किया, वरना उन मनोरंजन कंपनी में से किसी भी सदस्य तो ये उम्मीद करना बेकार था। कौशिक चला गया एक नज़र उन्हीं नाटक मंजली के बीच बैठी नेहा को देखकर, जो उसका दिल चुराए बेपरवाह सी बैठी हुई थी। और अर्धांग अब भरनाया सा घूम रहा था। रात से गौरांगी गायब थी, एक बार भी खाना तक नहीं पूछा था उसने। अनुराधा, यस ये जे, वो आशीष की तरफ उंगली से सूट का साइन बनाती हुई बोली। सिर्फ लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास? वो उसके ये निशाने देख बोला। चिलेजे, इतना क्या गुस्सा? अभी तो आपने सबको सीधा किया है, तो खुद आग का गोला बने क्यों घूम रहे हो? बहन कहाँ है तुम्हारी? अच्छा तो ये बात है, मेरी बहनों का भी ना ऊपर का माला खाली है, जब देखो अपने पतियों को इधर उधर छोड़कर भूल जाती हैं। देखो आराधना दीदी को, जीजू को कुकू की मम्मा बनाकर इधर उधर पंचायत करती रहती हैं। वो सामने इशारा कर बोली। और आपके पास बच्चा नहीं है तो? वो नॉन स्टॉप बोल रही थी। जब अर्धांग की नज़रें उसने देखी तो कुछ सहम कर थूक गटक कर शांत हो गई। तो अर्धांग ने उसके चुप होते ही पूछा, तो कुछ नहीं, मैं बताती हूँ ना कि आपकी प्राण प्रिया कहाँ हैं। वो कमरे में बैठी गिफ्ट रैप कर रही हैं। वो क्या है ना, हमारे घर की रीत है, लास्ट मिनट कुछ ना कुछ रह जाता है, जिसका जिम्मा हमेशा की तरह केशव भाई और आपकी प्राण प्रिया ही लेती हैं। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अर्धांग गायब हो चुका था। अब आएगा मज़ा, वो शरारत से हाथ हवा में उठाकर बोली।
गौरांगी, सब खत्म हो गया है। अब तो मैं ऐसा करती हूँ, बाहर देख लेती हूँ। माँ और चाची कब से अकेले सब देख रही हैं। प्रिया बोली तो गौरांगी ने हाँ में सिर हिला दिया। भाई आप भी जाइए, मैं सब देख लूँगी, वो कुछ सोचकर केशव से भी बोली। ठीक है तो फिर मैं बाहर जाता हूँ, बोल उसने प्रिया को इशारा किया और बाहर की तरफ चला गया। उनके जाने के कुछ देर बाद नीचे पड़े हुए सेलो टेप को उठाने जैसे ही गौरांगी झुकी, उसकी कमर पर एक मजबूत पकड़ का एहसास उसे हुआ। वो चौंक कर पीछे मुड़ी तो सहम कर आंखें बंद हो गई। अर्धांग का स्पर्श, उसकी खुशबू तो वो एक पल में पहचान जाती थी, और उसकी आंखों में उतरी हुई नाराज़गी की लाली को तो वो आंखें बंद कर महसूस कर लेती थी। वो झट से उसके सीने में सिमट गई। खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? गौरांगी उसकी आगोश में सिमटी हुई हल्की मुस्कान से बोली। जानती थी वो नाराज़ होगा, फिर भी उसको वो नाराज़गी अच्छी लगती थी उसे। तुमने पूछा आकर? वो रूठा हुआ हमेशा की तरह बोला तो गौरांगी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा। नज़रों में नाराज़गी के डोरे, बाल जो गर्मी की वजह से हल्के पसीने से भीगे भीगे से थे उसके चेहरे पर आ रहे थे। होठों की सुर्खी गर्मी के असर से कुछ और ही बढ़ गई थी। गौरांगी ने साड़ू का पल्लू उठा उसके माथे पर आए पसीने को पोंछना चाहा तो उसने मुंह घुमा लिया, तो गौरांगी ने तुरंत उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमा लिया। गुस्सा हो? उसके गले में बाहें डालकर बोली। नहीं, वो उसकी करीबी से पिघलता हुआ खुद को संभाल कर बोला। उसकी इसी कमजोरी का फायदा अब गौरांगी को उठाना आ गया था। तो देख क्यों नहीं रहे हो मुझे? तुम देखती हो, है टाइम तुम्हारे पास? वो तुरंत तपाक से बोला तो एक दिलकश सी मुस्कान गौरांगी के चेहरे पर सज गई। इस दुनिया की व्यस्त भाग दौड़ में जहाँ लोग पैसे और कामयाबी के पीछे पागल से रहते हैं, जहाँ अब रिश्ते अंडरस्टैंडिंग पर चलने लगे थे, वहाँ अर्धांग का दिल खोल कर उससे यूँ शिकायत करना नसीब ही तो था उसका। प्यार मिलना नसीब, और प्यार हर दिन अलग रूप में बने रहना आशीर्वाद होता है जो उसके हिस्से था। वो अभी उसे मनाती, उससे पहले ही दरवाजे की आहट पर वो पीछे हटी। गौरांगी, अर्धांग चलो, माँ कब से तुम दोनों को ढूंढ रही है, वहाँ शादी संपन्न हो चुकी है। आराधना आते आते बोली तो वो अर्धांग से तुरंत अलग हुई, तो अर्धांग ने उसे घूरा और बाहर की तरफ चला गया। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं, नाराज है, गौरांगी मुस्कुराकर बोली। तेरा पति भी ना आइटम है गौरांगी, तुझ पर क्या रूप दिखाए पता ही नहीं चलता। मना लेना, वरना याद है शादी से पहले एक बार नाराज हुआ था। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी उस दिन, कैसे तुझे उठाकर ले गया था। आराधना बोली तो गौरांगी खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज भी वैसा ही है दीदी, और मुझे वैसा ही पसंद है, आप टेंशन ना लो, अच्छे से मना लूँगी। वो हंसी रोक कुछ संजीदगी से बोली तो आराधना ने मन ही मन उसकी आंखों की चमक देख उसके हमेशा रहने की दुआ मांग डाली। चढ़ती बेला कलेवा मिलनी, फिर विदाई के साथ सुप्रिया गला फाड़ फाड़ कर अपने भाई बहनों के साथ रोकर अपने पिया घर चली गई। ललिता बुआ भी पल्लू से आंसू पोंछती हुई आंगन में बैठी थी। जवानी की दहलीज के साथ पति का छूटा साथ उन्हें भाइयों के घर ले आया था। 12 साल की थी सुप्रिया तब। यहाँ बच्चों के साथ लड़ते झगड़ते दिन बीत रहे थे, पर अपनी जाई औलाद की तकलीफ तो दिल को होती है। आखिर एक सुप्रिया ही तो उनकी इकलौती संतान है। सुप्रिया के जाने के बाद बाकी सब मेहमान भी जाने लगे। कैसी विडम्बना है, लड़की की विदाई हुई नहीं कि ऐसा लगता है सब होते हुए भी घर कुछ पल के लिए खाली सा हो जाता है। ऊपर से मेहमानों के जाने की व्यवस्था में कोई ढंग से 2 मिनट बैठ भी नहीं पाता एक दूसरे के पास। हवेली से तो सब पहले ही जा चुके थे। अनिमेष और आशीष ने सामान वापस करवाने में केशव की मदद करनी शुरू की, तो रात के थके हारे केशव को थोड़ा आराम मिला। उधर अर्धांग ने जगमोहन जी की मदद करते हुए उनके हिसाब से उनकी मदद की। बाकी घर की औरतें सब मेहमानों में बिजी हुई थी। अनुराधा और कान्हा जिसके घर से जो आया था मांग कर वो अब पहुंचाने की ड्यूटी पर थे। कान्हा जब नींद से भरा हुआ झल्लाता हुआ आंगन में आया तो नज़र बुआ पर पड़ी। उनका वो रोता हुआ मुंह अच्छा ना लगा। आखिर बचपन से उनका वो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना ही उसे रास आता था, इसलिए वो झट से उनसे लगकर बैठा। रोइए मत बुआ, जानती है ना आप रोते हुए और भी बुरी लगती हैं। हट छोड़े, अभी मेरे मुंह मत लगना। वो तो मैं बिल्कुल ना लगता अगर आप मेरी मेहनत पर पानी ना फेर रही होती।
तेरा क्या ले रही हूँ? अच्छा, ये जो बनारसी साड़ी के पल्लू में आंसू पोंछ रही है, ये मेरे सर पर बैठकर आपने टेलर के यहाँ लास्ट मिनट नहीं मंगाई थी? और ये मुंह पर लिपा पोती, सच बता दूँ सबको, बुआ किसका मेकअप चुराया है आपने? फिर सुप्रिया दीदी के लिए आई मेकअप आर्टिस्ट को छोड़ने जा रहा था, तब आपने ही कहा था ना, मेरा लाल मेरा काना, इस ब्यूटी पार्लर से कहकर मेरा थोड़ा सा चेहरा सही करवा देना। आज वो मुई कुलवंती आ रही है अंग्रेजी मैम बनकर, उसके सामने ऐसे रहूँगी क्या? वो उनकी नकल करके बोला। तब मैंने ही 1 घंटे खड़े होकर बाहर वेट किया था जब आप अपने कमरे में मधुबाला बन रही थी, इसलिए मैंने वो सब किया ताकि आप रो रो कर अपनी शक्ल भयानक करके मेरी मेहनत पर पानी फेरें। वो नॉन स्टॉप बोला तो ललिता ने जल्दी से आंसू पोंछे और मैदान में उतर पड़ी। हाँ हाँ, मैं भयानक, मैं बुरी, अच्छी तो तेरी आएगी ना वो आजकल की, आत की ना दांत की, लड़कियों जैसी, वो चिल्ला कर बोली। तो सब आंगन में इकट्ठा हो गए। उसे स्लिम फिगर कहते हैं बुआ, और आप क्यों जल रही हो? आपसे उसका कोई मुकाबला नहीं होगा। अब कहाँ आप, बिगड़ा हुआ पुराने ज़माने का टीवी, और कहाँ मेरी हॉट हैपनिंग ब्यूटीफुल फ्यूचर वाइफ? वो हाथ उठाकर बोला। तो सब एक साथ हंस पड़े। जो माहौल सुप्रिया के जाने के बाद गमगीन था, एकदम हल्का फुल्का हो गया। अंग्रेजी में क्या बोलता है सफ़ेद चूहे, हिंदी में बात कर, हिंदी में। ललिता देवी बेटी का दुख भूल कर लड़ाई में आ चुकी थी। उसके बाद लगभग 1 घंटे तक बहस उनकी चलती रही, जिस पर विराम अर्धांग और जगमोहन जी और श्याम मोहन जी की एंट्री पर लगा। उधर अनिमेष और आशीष के जाने के बाद गौरांगी ने अर्धांग की तरफ देखा, जो अभी डायरी में कुछ नोट कर रहा था। उसकी नज़र अपने ऊपर महसूस कर उसने नज़रें उठाई तो गौरांगी ने आंखों ही आंखों में उसे मनाया। तो उसने उसे देखते हुए पॉकेट से मोबाइल निकाला और उसमें नज़रें घुसा दी। बहुत मुश्किल है गौरांगी, वो सर हिलाकर बोली और फिर कुछ सोचकर वसुधा के पास आई। माँ? हाँ गौरांगी। वो रात के खाने की व्यवस्था के चलते प्रिया और विविधा के साथ किचन में थी। मैं भी चलती हूँ माँ, विदा कर दीजिए मुझे भी। पर इतनी जल्दी गौरांगी, कल चली जाना। प्रिया गैस ऑफ कर आगे आकर बोली। नहीं भाभी, फिर कभी आऊँगी, पास में ही तो हूँ, बस आज जाने दीजिए। वो कुछ इशारे से प्रिया से बोली तो वो समझ उसने हामी भरी। माँ, खाना मैं देख लेती हूँ, आप गौरांगी के लिए मिठाई और सगुन पैक कर दीजिए। पास में ही तो है, आ जाएगी, पर आज खाना यहीं से खाकर जाओगी, इतना तो मानती हो ना? वो गौरांगी के हाथों पर हाथ रख कर बोली तो उसने मुस्कुराकर सर हिला दिया। रात का खाना खाकर गौरांगी और अर्धांग वापस घर आ गए। कल की शादी के चक्कर में यहाँ पर भी सब जल्दी ही सो गए थे। रूम में आकर पैक सामान वापस अलमारी में सेट करती हुई गौरांगी ने पलटकर अर्धांग को देखा, जो बिस्तर पर बिना चेंज किए औधे मुँह ही सो गया था। उससे रूठा हुआ था, यहाँ आकर लड़ने का मूड था उसका उससे, पर कल रात जागने के कारण वो जैसे ही बेड पर आया सो गया। गौरांगी उसे देख मुस्कुराई और आगे बढ़कर उसे सही से लिटाया, फिर उसके माथे पर प्यार से अपने होंठ रख दिए, फिर चेंज करके उसके बगल में आकर लेट गई, ये बिना जाने कि उसके अतरंगी पति परमेश्वर कुछ और ही सोचे बैठे हैं। रात का लगभग 3 बजे अर्धांग के मोबाइल पर लगा हुआ अलार्म बज उठा तो उसकी आंखें झट से खुली। कल देर तक सब सामान सेट करते हुए बहुत थकी हुई गौरांगी उसके बहुत करीब थी, पर वो अलार्म की आवाज़ सुन नहीं पाई। प्याजी कलर की सिंपल कॉटन साड़ी पहने वो उसके सीने से लगी हुई थी। अब नाराज़गी एक तरफ और अर्धांग का प्यार एक तरफ। उसने झट से आगे बढ़कर उसके होठों को कसकर चूमा तो वो हल्का सांस रुकने से कसमसाई और फिर सो गई। अर्धांग की इन आदतों की उसे आदत थी। अब अर्धांग झट से नीचे आया और अनिमेष के रूम का दरवाज़ा खटखटाया। गेट गिरती पड़ती हुई सोना ने खोला। देवर जी, आप, कुछ काम था? बोल। वो सोना के साइड से निकल अनिमेष के पास आया, जो बेड पर घोड़े बेचकर सो रहा था। अर्धांग आगे बढ़ा और उसे एक झटके से बेड पर सीधा बिठा दिया। कौन है, कौन है? अनिमेष एकदम बोला, फिर सामने अर्धांग का देख मुंह बनाया। अरे यार, क्या दुश्मनी है भाई तेरी मुझसे? और ये बता, तेरा काम मुझसे आधी रात को ही क्यों होता है? मैंने आपसे कुछ कहा था भाई? वो उसकी बड़बड़ इग्नोर कर बोला। हाँ हाँ, दे रहा हूँ, बोल। उसने साइड ड्रॉर से एक लिफाफा निकाला, उसकी तरफ बढ़ा दिया, जो अर्धांग ने लिया।
घर पर बता देना सबको। बोलता हुआ वो बाहर चला गया और अनिमेष दोबारा बिस्तर में घुस गया। आदतन गौरांगी की आंखें सुबह के 5 बजे खुली तो एक अलग ही एहसास उसे हुआ। ये कमरा तो बिल्कुल नहीं था। उसने आंखें बड़ी करके देखा तो सब समझकर हैरानी से भर उठी। उसके अतरंगी कारनामे करने वाले पति परमेश्वर ने एक नए क्रियाकलाप को अंजाम तक पहुंचा दिया था। तो हुआ यूं कि अर्धांग उसे वैसे ही सोती हुई हालत में उठाकर गाड़ी में पीछे सीट पर लिटाकर अपने साथ ले आया था। गाड़ी रोको, गौरांगी सब कुछ समझकर तेजी से चिल्लाई तो उसके चिल्लाने का गाड़ी चला रहे अर्धांग पर लेस मात्र भी फर्क नहीं हुआ। तो वो जल्दी से उठकर आगे आकर उसके पास वाली सीट पर सेटल हो गई। कहाँ जा रहे हैं हम, और जा भी रहे हैं तो मेरी हालत तो देखो। वो उलझे हुए खुले बालों और सूती साड़ी नंगे पांव देखकर कुछ चिल्लाकर बोली, तुम बताओगे या मैं यहाँ से कूद जाऊँ? गौरांगी जल्दी जल्दी गाड़ी का डोर खोलते हुए बोली, पर वो लाग था। वो बेबसी से एक बार फिर उस जिद्दी बच्चे के जैसे अपने पति को देखने लगी जो सारी उसकी दिमाग को ठिकाने लगाने की तैयारी करके आया था। बोलो, वरना आज से 1 महीने तक मैं तुम्हें नहीं जानती। उसने अगला पासा फेंका तो गाड़ी की ब्रेक एकदम से लगी। गौरांगी की आंखें चमक उठी पर ज़्यादा देर रह ना सकी। अर्धांग पलटा और सीधा उसके ऊपर आकर उसके गाल, होठ, गले को शिद्दत से चूमता चला गया। यहाँ तक कि उसके हाथ अपने एक हाथ में जकड़ लगभग 5-10 मिनट में ही उसे वो ये एहसास करवा चुका था कि ये जो धमकी उसने दी है ना, उसका कोई भी फर्क अर्धांग पर नहीं पड़ेगा। वो उठा और वापस सीट पर आकर बाल उंगलियों से सेट किए और होठों को जीभ से तर कर उसे एक चिढ़ाने वाला लुक दिया और गाड़ी वापस रूट पर। उसका यूं खामोशी से लड़ना गौरांगी को हरा चुका था, पर गौरांगी भी कम ना थी। थोड़ी देर बाद ही आंसू उसके गालों पर आ गए, जो महसूस करते ही अर्धांग की मुट्ठियां स्टीयरिंग पर कस गई। उसने गाड़ी दोबारा साइड की और उसे एक झटके में अपने पास खींचा। रोना बंद करो, अर्धांग उसके गालों को अपनी हथेली से पोंछकर कुछ तेजी से बोला तो गौरांगी बिलक पड़ी। नहीं, मुझे रोना है। कुछ तो मेरे मन का हो, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते। मेरे मन का तुम। वो उसके बाहों में मचल कर बोली, अच्छा तो तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे मन से तुम्हें कुछ करने नहीं देता? ये जो मेरे सर पर बैठी नाच रही हो तुम, इसमें भी तुम्हारे मन का कुछ नहीं है? वो उसी टोन में बोला, मैं कब नाची? और तुम्हारे राज में ये मुमकिन है क्या? हर समय तो ये आंखें दिखा दिखा कर मुझे डराते रहते हो और तुम डर जाती हो, है ना? करती तो फिर भी तुम अपने मन का ही हो। हाँ, तो उसके बाद घूम घूम कर तुम्हारे आगे पीछे मनाती भी तो हूँ ना तुम्हें, फिर वो याद नहीं है? गौरांगी आराम से उसकी गोद में बैठ उंगली उठाकर उसी से लड़ने की मुद्रा में आ चुकी थी। हाँ तो मनाओगी ही, काम ही तुम्हारे ऐसे हैं। कभी ये शादी, कभी वो शादी, कभी ये रस्म, कभी वो रस्म, सबका सब कुछ। बस मेरी ही ना कोई शादी, ना कोई बीवी। वो तो बहुत बड़ी राजकुमारी है। वो झल्ला कर बोला, अच्छा तुम्हारा कोई काम नहीं करती मैं? इतने से मन नहीं भरता मेरा, इतने से मन नहीं भरता मेरा। और एक बात बताओ, जब कुछ करती हो तो भूल जाती हो कि खाना खाया मैंने कि नहीं, कहाँ हूँ कहाँ नहीं। हाँ तो करके गई थी सब काम, कपड़े पहना कर तुम्हें और खुद के कपड़े दोबारा संभाल कर। वो याद नहीं है? जयमाल तक मिस हो गया था मेरा। तुम इवेंट कंपनी क्यों नहीं खोल लेती हो? फिर ऑर्गेनाइजर तो तुम हो ही बड़ी वाली, देखती रहना सबके जयमाल। तुम ऐसे लड़ोगे मुझसे? अब गौरांगी की बात सुनकर अर्धांग की आंखें बड़ी हो चुकी थी। वह उसे घूर कर देखने लगा। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा आगे इनके खट्टे मीठे नोक झोंक और प्यार भरे लम्हों के साथ। कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। यार थोड़ा आप लोग अच्छे से कमेंट किया करो और वीडियो को एक लाइक किया करो। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है यूट्यूब की तरफ से रिस्पॉन्स आना कम हो जाता है, और आप लोग भी अगर रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं कहानी को आगे कैसे बढ़ाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।